अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल मेरी तलब था वो आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। बैतुल तकी आज अंदर और बाहर से दो मांझ कर बेहद चमक रहा था और इस इमारत के मुलाजमीन भी उतने ही दमक रहे थे कि मालकों की बात ही दूसरी थी। यार, मेरी ब्राउन सैंडल कहाँ है? अरे, मेरा रेड लिपस्टिक परसों किसने लिया था? मेरी सनग्लासेस कहाँ है? बैतुल तकी की वो चारों लड़कियां दुल्हनों को मात देती हुई तैयारियों में एक दूसरे पर गिर रही थीं। बड़ों का हाल भी उनसे अलग नहीं था। भाभी, आप तैयार नहीं हुई अभी? मिसेस जासिम अल्तकी बड़े भाभी को घरेलू लिबास में देखकर पूछने लगी। नहीं रे छोटी, मुलाजमाओं के साथ मसरूफ थी, अब तैयार होंगी। अलबत्ता तुम तो काफ़ी चमक रही हो। मंजली भाभी यानी मिसेस हसान अल्तकी छोटी को सताइशी नज़रों से देखते हुए बोली। पिंक कलर की खूबसूरत जदीद साड़ी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर से पार्लर से किया गया मेकअप भी वो अपनी बेटी की बड़ी बहन ही लगती थी। बड़ी भाभी भी यकीनन तैयार होगी होंगी। अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, एयरपोर्ट चलना भी है कि नहीं? छोटी उनकी सताइश से बेनियाज बोली। ऐसी सताइशी नजरें तो उनके लिए आम सी बात थी। और बैतुल तकी के सदर भी उनसे पीछे नहीं थे। अमान अहमद अल्तकी तैयार होकर अपनी इकलौती जान से प्यारी नवासी को पुकारे जा रहे थे। तालिया तालिया। छोटी, तुमने तालिया को देखा? इन्हें अपनी छोटी बहू नजर आई। उनकी तैयारी देखते हुए वो पूछे, पता नहीं कहाँ है, तैयार हो रही होगी। वो मुंह बनाकर बोली, मगर उन्हें कहाँ चैन पड़ता था। थोड़ी ही देर में उन्होंने बैतुल तकी को सर पर उठा लिया और बैतुल तकी के बासी जो पहले ही बौखलाए तैयारियों में जुटे थे बौखला गए। अपने हर काम छोड़कर तालिया को ढूंढने की मिशन में शामिल हो गए। फिर मुलाजमाओं के किसी बच्चे ने इस मिशन को मुकम्मल कर ही लिया था। जब भी वो नजर आई हाथ में किताब लिए वो लॉन से चली आ रही थी। क्या हुआ नानू जानी? वो झुल्लाई हुई थी। घरेलू तैयारी से बेजार होकर वो लॉन के एक गोशे में छुपी बैठी थी। तुम्हें तैयार नहीं होना है? उन्होंने अपनी लाडली नवासी को बगौर देखा जो घरेलू होलिये में बालों को चेहरे के गिर्द बिखराए बेजार नजर आ रही थी। क्यों तैयार हूँ? खटाक से सवाल आया था। वही थी जो अमान अल्तकी को हर तरह से का मिजाज दिखाने की हिम्मत रखती थी। फूफी को लेने एयरपोर्ट जाना है। अमान अल्तकी उसी की बातें तहम्मुल से सुनते थे। घर नहीं आएंगी फूफी? तालिया तीनों मुमानियों और उनकी बेटियों की तैयारियों को देखते हुए मुस्काना अंदाज में बोली। और वो सब जो अमान अल्तकी और उसे बातें करते हुए यानी नाफरमानी करते हुए देखकर एक दूसरे से पोशीदा मुस्कुराहट सप्लाई कर रही थीं। माओ समेत बेटियां भी तिलमिला गईं, मगर अमान अल्तकी के सामने उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। आएंगी बेटा, मगर उसे लेने जाना है, इसलिए तैयार हो जाओ। अमान अल्तकी नरमी से हुक्म जारी किए। सॉरी नानू जानी, मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। वो उनका रुखसार चूमती हुई फौरन मना कर गई, जैसे रिश्वत दी हो। और अमान अल्तकी जो हमेशा उसकी नाफरमानी में तैश में आने का सोचते ही बेबस हो जाते थे। वो सिर्फ नाम की तालिया थी जिसके मानी थे फरमाबरदार, मगर इसमें तो नाफरमानी कूट कूट कर भरी थी। तुम क्यों नहीं जा रही? वो जो निहायत आराम से अपने तरतीब दिए हुए खूबसूरत बेड पर दराज थी, उससे फरहाना पूछी, जो अपने सर और गर्दन को स्टॉलर से लपेट रही थी। आई डोंट लाइक गोरे। वो मुंह बनाकर बोली थी। फजूली सबके लिए अपने दिल में बोझ पाले रखती हो। फरहाना उसे तेज नजरों से देखते हुए बोली, तुम फूफी और उनकी फैमिली से मिली ही कब हो? जब भी वो आई तुम अपने दुधियाल में होती थी। फरहाना सैंडल के स्ट्रैप लगाते उसे समझा रही थी, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रही थी। और जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो फरहाना झुंझला गई। वो एक पत्थर से सर फोड़ रही थी, ये जानकर खटखट करती हुई बाहर निकल गई। अल-तकी बरसों से चलता हुआ आता हुआ खानदान था। अमान अल-तकी के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। 3 बेटे और 1 बेटी की शादी हो गई थी और छोटी सुमन अल-तकी मेडिकल के आखिरी साल में थी। और इसी साल सुमन अल-तकी को अपने क्लास फेलो आलम हसन इतना पसंद आया कि दुनिया को भुला बैठी। और इन्हीं दिनों में उनके लिए घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। अमान अल-तकी का इस रिश्ते में इंटरेस्ट देखकर सुमन अल-तकी डर गई और फौरन आलम हसन को अपना रिश्ता लेकर आने का कह दिया। मगर अमान अल-तकी ने आलम हसन जैसे मिडिल क्लास रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से उनकी छोटी लाडली बेटी उनके मुकाबिल आखड़ी हुई थी। किसी के लिए एक गैर लड़के के लिए वो जैसे ढह गए थे। वो जिनकी बात पत्थर लकीर समझकर मान लिया जाता था, उनकी बेटी ने उसे रद्द कर दिया था, जिसको उन्होंने उसकी माँ बाप दोनों बनकर पाला था। अपने नरम दिल को अमानत अल्तकी ने पत्थर से भी ज़्यादा सख्त कर लिया था और अपनी लाडली बेटी सुमन अल्तकी को आलम हसन के साथ विदा करके हमेशा के लिए खुद से जुदा कर दिया और अपना ताल्लुक भी हमेशा के लिए तोड़ लिया।
اور سمن التقی کی زندگی جیسے ویران ہو گئی تھی۔ وہ بابا جن سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی، اپنی محبت کے لیے ماں باپ جیسی محبت کا کھونا سمن التقی کو پچھتاووں کی کھائی میں گرا گیا تھا۔ عالم حسن سمن التقی کی خوشی ڈھونڈنے کی تلاش میں سرگرداں، اور سمن التقی کی خوشی تو امان التقی کی رضا تھی، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہی مرتبہ امان التقی کے گھر گئے تھے، مگر ہمیشہ نامراد لوٹے۔ اور اسی دوران 1 سال بعد ان کے ہاں بچی ہوئی سمن بے حد خوبصورت تھی۔ التقی خاندان میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے، اور سمن تو اپنی نیلی آنکھوں سے اور خوبصورت لگتی تھی، مگر بچی اس جیسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا رنگ عالم حسن جیسا سنہرا تھا۔ البتہ نقوش ماں باپ سے ہٹ کر نہ جانے کس پر تھے، ہاں البتہ اس کی آنکھیں سمن جیسی تھیں، بڑی بڑی نیلی آنکھیں اور گھنی دراز پلکیں۔ سمن یکٹک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی بچی کو دیکھے گئی، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میری بیٹی میری طرح نافرمان بنے گی؟ جبھی انہوں نے اس کا نام تالیہ رکھا تھا، تاکہ نام کا اس میں اس اثر آئے، مگر نہیں، پتہ تھا انہیں کہ ان کی بیٹی سے ان سے 10 ہاتھ آگے جائے گی۔ تالیہ کے آنے کے بعد بھی سمن کا دکھ پچھتاوا کم نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تالیہ کا سن کر بھی امان التقی نے سمن کو قبول نہیں کیا تھا، جس سے عالم حسن مایوس ہو کر اپنی ماں نور جہاں بی کے کہنے پر سمن کو لے کر باہر ملک گھومنے نکلے۔ سمن ماں نہیں رہی تھی، مگر عالم حسن اسے زبردستی ہی لے کر نکلے، اور جانے سے پہلے دونوں ہی آئے تھے امان التقی کے پاس، مگر انہوں نے بے تحاشا ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی سمن کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہی نہ دیکھنا ان کے لیے سزا بن گیا تھا۔ عالم حسن سے اپنی بیوی کا دکھ دیکھا نہیں گیا تھا، پھر وہ اپنی بیٹی کو نور جہاں بی کے پاس چھوڑ کر پیرس فلائی کر گئے، اور ہمیشہ کے لیے سب کے دلوں کا دکھ بن گئے، کیونکہ ان کا پلین کریش ہو گیا تھا۔ امان التقی جو کبھی زندگی میں سمن کو قبول نہیں کر پائے تھے، ان کے مرنے کے بعد جیسے وہ پتھر پگھل گیا تھا، اور تالیہ کو انہوں نے خود کے پاس رکھ لیا تھا۔ نور جہاں بی بھی اپنی پوتی کے لیے تڑپتی تھی، مگر امان التقی چھٹیوں میں ہی اسے بھیجتے تھے، پھر بھی ہزاروں فون پر ان کا دل نہیں لگتا تھا جب تک وہ آ نہیں جاتی، اور ادھر نور جہاں بھی اسے بھیجنے پر تیار نہیں رہتی۔ اسے محبت وافر مقدار میں ملی تھی، ننھیال میں تینوں ماموں کی اس میں جان تھی، تہمینہ خالہ جانی اس پر جان چھڑکتی تھی، البتہ مومانیاں اسے پسند نہیں کرتی تھیں، اور ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی بے حد حسد کرتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ تالیہ ان سب کا حق مارتی ہے۔ ادھر دودھیال میں سبھی اسے بے حد چاہتے تھے، بڑے ابو، تینوں پھوپھیاں اور ان کے بچے، اتنی ساری محبتیں مل کر اسے بگاڑ چکی تھیں، مگر ایک اور وجہ تھی اس کے بگڑنے کی۔ دوپہر کے کھانے میں فرحانہ اسے بلانے آئی تھی، مگر وہ سوتی بن گئی۔ اس کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا خالہ جانی سے ملنے کا، جو ابھی اسپین سے آئی تھیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور رات کے کھانے میں خود ڈائننگ روم میں گئی تھی۔ خالہ جانی اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر بولی، اور ادھر مومانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کے منہ بن گئے۔ وہ ان سب کا چہرہ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آپ کیسی ہیں خالہ جانی؟ وہ بھی محبت سے ان کا رخسار چوم کر بولی۔ وہ نافرمان تھی مگر بے وفا نہیں۔ خالہ تو جیسے اس کی اس ادا پر فدا ہو گئی تھیں۔ بابا یہ تو پوری سمن جیسی ہے۔ ان کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ اب بس کرو تالیہ، اپنی خالہ کو خوش تو نہ کر سکی، رلا دی۔ چھوٹی مامی سے برداشت نہ ہو سکا تو کہہ اٹھی، اور کس طرح خوش کریں گی بھابھی؟ تہمینہ خالہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی، اور چھوٹی مامی تو جیسے کہہ کر پچھتائیں، بن ماں باپ کی بچی ہر خوب ظلم کرتے ہوگے تینوں۔ تہمینہ خالہ اپنی تینوں بھابھیوں کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ادھر وہ اٹھ کر اپنی کرسی کی طرف آئی۔ وہ ہمیشہ امان التقی کی دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھتی تھی، اور اس کی کرسی کو چھونے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، مگر اس وقت کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس کا دماغ سلگ اٹھا، غصہ ہر وقت ناک پر جو رہتا تھا۔ کون ہے؟ میری چیئر پر سے فوراً اٹھو۔ وہ لڑنے کے سے انداز میں کرسی کی طرف جھپٹی تھی۔ تو کیا ہوا، آج ادھر بیٹھ جاؤ۔ امان التقی نرمی سے بولے، بالکل نہیں، میں اپنی ہی کرسی پر بیٹھوں گی۔ وہ فوراً منع کر گئی۔ امان التقی نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا۔ میں آج ادھر ہی بیٹھوں گا نانو۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا تھا۔ اوہ، تو خالہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ گورا۔ اس کے دل میں اب غصے کے ساتھ نفرت کے بادل بھی اٹھے تھے۔ میں واپس جا رہی ہوں، کھانا نہیں کھانا میں نے، وہ غصے سے اعلان کرتے ہوئے مڑی تھی۔ الاف بیٹا، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ امان التقی کے کہنے پر وہ اٹھا تھا، اور اس کے مقابل والی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ تالیہ فاتحانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بلیک شلوار سوٹ میں وہ شخص غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ بے حد گورا نہیں تھا، بلکہ سرخی مائل سفید رنگت تھی، جس میں سنہرا پن گھلا ہوا تھا۔ تیکھے نقوش تھے، مغرور کھڑی ناک پر اس وقت غصہ تھا جو اسے گھمنڈی لک میں پیش کر رہا تھا۔ سلکی سنہرے بال فین کی ہوا میں ہولے ہولے اڑ رہے تھے۔
तालिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल के साथ भला क्या मामला पेश आ रहा था। बस एकटक तालिया उसे देखे जा रही थी। आज उसका सख्त दिल उसके हाथ से निकला क्यों जा रहा था। अमान अल्तकी बातों के दौरान तालिया को देखे जो एकटक इलाफ को देख रही थी। वो चौंके, उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था। क्या हुआ तालिया, खाना क्यों नहीं खा रही? उनके कहने पर वो चौंकी और खाली खाली नजरों से इन्हें देखने लगी। फिर सामने देखी जहां वो अब नहीं था, उसके साथ क्या हुआ था। उसका दिल इतना खाली खाली क्यों लग रहा था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। तालिया। उन सब ने वापस जाती हुई तालिया को हैरत से देखा, जिसने पुकार सुनी ही नहीं थी। वो एक बेहद खूबसूरत सा कमरा था जहां दोनों दीवार के साथ बेड लगाकर, जिनमें से एक तालिया का था और दूसरा फरहाना का। लापरवाह, बेनियाज, बेहिस तालिया आलम का दिल अजीब हो रहा था। फरहाना सो चुकी थी मगर उसकी आंख लग के नहीं दे रही थी। उफ। वो झुंझलाकर उठ बैठी। उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो अपने बालों को कान के पीछे उड़सते हुए कद आदम खिड़की का पर्दा हटाकर खड़ी हो गई। आसमां पर चांद सितारों के बीच बिल्कुल तन्हा था, उसी की तरह, मगर उसे आज अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हो रहा था। ना जाने क्यों उसे आज अपनी माँ की बेहद याद आ रही थी। मम्मा, काश आप मेरे साथ होती। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर निकला था। क्या हुआ ताली, नींद नहीं आ रही? पीछे फरहाना की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। फौरन आंखों से आंसू पोंछते हुए मुड़ी। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। तुम कहीं इलाफ को पसंद करने तो नहीं लगी हो? फरहाना उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए पूछने लगी। ये कौन है? तालिया फरहाना की बात पर घबरा उठी थी। फूफी का बेटा। अच्छा। वो फरहाना की बात नजरअंदाज की अपने बेड की जानिब बढ़ गई थी। मैंने सही कहा है ना ताली कि तुम उसे पसंद करने लगी हो? फरहाना उसे रोकते हुए कह रही थी। और पता है, ये बात टेबल पर बैठे सब समझ रहे थे, जब तुम्हारी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालिया डर कर पीछे हटी। उसके चेहरे पर कर्ब फैला था। वो अपनी इज्जत नफ्स की खूब परवाह करती थी। ये ऐसा टॉपिक था जिस पर तालिया को खूब जलील होना था। इतने में ही तालिया समझ गई थी कि इस शख्स की मोहब्बत उसके लिए आसान नहीं होगी। वो इस मामले में खूब ख्वार होने वाली थी। तो क्या वो उस शख्स की तलब छोड़ दे जिसे दिल शिद्दत से लम्हों में चाहने लगा था? नहीं, ये उसके लिए नामुमकिन था। वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुई थी। वो बदसूरत उसके ख्याल से थी और वो ऐसा लगता दुनिया में इस जैसा वजी और हैंडसम शख्स कोई और ना होगा। तो क्या वो सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा? टूटे हुए दिल पर इस सोच से ज़रब लगी थी। वो इस शख्स और घर वालों को उसकी तजलील का कोई मौका नहीं देगी। उसने दिल में अहद किया था। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? फरहाना ने पूछा था। कुछ नहीं। वो गहरी सांस लेकर कहते हुए बिस्तर की जानिब बढ़ गई। माँ की जैसी मोहब्बत दोस्ती को तरसने वाली तालिया जब अपने मुमानियों को देखती कि वो किस अंदाज में अपने बच्चों के लाड उठाती, प्यार पे मोहब्बत जताती, उसका दिल भी चाहने लगता कि मामी उसके साथ भी वैसी ही मोहब्बत और नखरे वाला बर्ताव करे। और एक दिन उसने बड़ी मामी से कह भी दिया था, मामी आप जिस तरह ताशका आपी से मोहब्बत करती हैं वैसे ही मेरे साथ भी करें ना। इस वक्त तालिया 7 साल की थी। उसकी बात सुनकर मामी को बड़ा जलाल आया। क्यों करूँ मैं तुझसे अपनी बेटी जैसी मोहब्बत? उनके लहजे में नफरत और हकारत थी। क्योंकि मैं भी तो ताशका आपी की बहन हूँ। सुना छोटी, ये मनहूस मेरी बेटी की बहन है ये। मामी के तहकीर से कहने पर तालिया का छोटा सा दिल हर्ट हुआ था। नानू जान, क्या मैं मनहूस हूँ? ना जाने मासूम सा जहन क्या समझा था। अमान अल तकीन ने तो ये सुनकर एक कोहराम बर्पा कर दिया था। किसने कहा मेरी बच्ची को ऐसे घटिया जुमला? सब माफ़ी मांग मांग कर थक गए थे जब जाकर माफ़ी मिली थी। अब वो सब मोहतात हो गए थे कुछ भी कहने में, मगर पीठ पीछे बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और वो सब पहले कौन सा अच्छा रहे थे, और अब तो मुंह ही फेर लिया था उन्होंने। मगर उसके दिल में माँ की शदीद हसरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और कुछ ही सालों बाद ही, जब वो 15 या 16 साल की थी, टीवी लाउंज के दरवाजे पर उसके कदम रुक गए थे। पता नहीं इस बदसूरत काली चुड़ैल में सबको नजर क्या आता है जो उसी का दम भरते हैं। ताशका बड़ी नफरत से कह रही थी। अभी कुछ दिनों पहले फूफी स्पेन से अपनी फैमिली समेत आई थी, मगर वो इस वक्त अपने दुधियाल गई थी और उसकी गैर हाजिरी पर फूफी जितनी नंडहाल और अफसरदा हुई थी, उसने इन सबको जलाकर राख कर दिया था। मनुस्वारी की जब से हमारी जिंदगी में आई है, जीना हराम कर रखा है। हमारे बच्चों का हक मारती है, कम बखत पचल पैरी। ये खूबसूरत डिसेंट से नजर आने वाली छोटी मामी थी, जिनकी शास्तगी का डंका पूरे खानदान में बजता था। भगोड़ी माँ की बेटी खुद तो मर गई, मगर अजाब हमारे सीनों पर छोड़ गई। देखना, माँ ही की तरह कोई गुल खिलाएगी, तब बाबा और उसके प्यारे मामू की आंख खुलेगी। ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। वो टूटे कदमों से वापस पलट गई। उसके आगे कुछ सुना ही नहीं जा रहा था। उसे मोहब्बतों ने नहीं, नफरतों ने बिगाड़ा था।
उस दिन से वो बेहिस, पत्थर दिल, बदतमीज, मुंह फट और नाफरमान हो गई। मोहब्बत ने उसे दिलेर बना दिया। नफरतों और उसकी जात की तहकीर ने उसे दुनिया से बेजार और निडर बना दिया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैतुल तकी की सब लड़कियों को गाड़ी से उतरता देखते तो लड़कियां पूछती थीं, ये तुम्हारी बहन है? लगता है कि ये हमारी बहन है। बैतुल तकी की खूबसूरत लड़कियां उसका मजाक उड़ाकर कहने और उसके दिल के कितने टुकड़े होते वो गिन नहीं पाती थी, जिन्होंने उसे हरदम एहसास दिलाया था कि वो बेकीमत है, बदसूरत है। उसके बाद तो तालिया को उन जैसों से नफरत हो गई थी। इन सब में एक फरहाना ही थी जिसकी बात वो सुन लेती थी। क्यों ना सुनती। दोस्त जो थी वो सीढ़ियों पर बैठी पेशानी को घुटनों पर टिकाए रो रही थी, क्योंकि आज फिर उसने इन लोगों की दिल दुखाने वाली बात सुन ली थी। काली, ब्लैकी नहीं तो हमेशा सामने से रास्ता काट कर नहुसत बढ़ाती है। ताशका का आज केमिस्ट्री का पेपर था। कमरे से निकलते ही उसकी नज़र तालिया पर पड़ी थी और ताशका फौरन दरवाज़ा बंद करते हुए उसके मुंह पर कह गई थी। वो सुन सी खड़ी रह गई थी, फिर अपने आंसुओं की जब्त नहीं कर पाई और सीढ़ियों पर आकर रोना शुरू कर दी। तुम इस तरह बेवकूफ़ों जैसे क्यों रो रही हो? तालिया आवाज़ पर फौरन सर उठाई थी। सामने ही फरहाना खड़ी थी, तासुफ और दुख से देखती हुई। मगर वो तो फरहाना को देख रही थी, खूबसूरत सरापा, चमकती दूधिया रंगत, ब्लैक, कदमों तक आते रेड स्कर्ट और टॉप में उस पर से नजरें नहीं हटाई जा रही थीं। खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की होने का शर्फ उसे ही हासिल था। काश मैं भी। उसके दिल में शिद्दत से हसरत ने जन्म लिया था। अल्लाह किसी को कितना नवाज देता है और किसी को तही दामा रख देता है। अल्लाह से उसका शिकवा रिश्ता इसी वक्त से जुड़ गया था। तुम क्यों इन सब की बातें सुनकर हर्ट होती हो? फरहाना की नज़रों में उसके लिए हमदर्दी और रहम था। क्यों? तुम उनसे अलग हो क्या? वो फरहाना को बुरी तरह झिड़की और फिर अक्सर फरहाना को झिड़कने लगी थी, मगर फिर भी फरहाना उसके पास आने से रुकती नहीं थी और यही रिश्ता उनके दरमियान उल्फत का बाइस बन गया था। आज उसने वार्डरोब में रखा सबसे अच्छा लिबास निकालकर ज़ेब-ए-तन किया था। ब्लू कदमों तक आती खूबसूरत स्टाइलिश सा कॉटन का फ्रॉक था। ब्लू सिल्क दुपट्टा कांधों पर जमा हुआ था। हमेशा बिखरे बाल आज पोनी टेल में बंधे थे। कान में लिबास के हमरंग पत्थर के टॉप से वो खुद को आईने में जांच रही थी। सुनहरा रंग ब्लू कलर में अच्छा लग रहा था। आंखों का कलर नुमाया लग रहा था और जब उसने डाइनिंग रूम में कदम रखा तो सब उसे हैरत से देखते रह गए। कहीं जा रही हो? बड़ी मामी ने बेसाख्ता पूछा। हमेशा सर झाड़ फिरती थी, इस थोड़ी सी तब्दीली ने उसे कितना अलग बना दिया था। वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है किसी काम से। वो पहले हकलाई थी और फिर खुद को संभाल कर बोली। पता नहीं क्यों वो बौखला गई थी और वजाहत पेश कर रही थी, वरना उसे कभी परवाह नहीं रही थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। खाला जानी ने बेहद मोहब्बत से उसे खुद से लिपटाया था। वो जब उनसे अलग हुई तो मामियों को खूंखार नजरों से अपनी जानिब देखते पाया था। वो मामियों से नजरें फेर कर सोफे पर बैठे इन चारों को देखी जो उसकी जानिब देख रहे थे। उनमें वो भी था जो उसे ही देख रहा था। इन सबको अपनी जानिब ऐसे देखते पाकर वो घबरा कर नजरें फेरी। वो सब उसकी जानिब इस तरह क्यों देख रहे थे? वो फौरन उठ खड़ी हुई। चलो ना ताली, हम सब सीसाइड जा रहे हैं। फरहाना फौरन ही सामने आई थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो हमेशा की तरह फौरन ही मना कर गई थी। क्यों नहीं जाना? चलो हमारे साथ। आज फरहाना का इसरार सख्त था और तालिया का इनकार कमजोर। सी साइड पर वो सब फरहाना और उससे अलग हो गए थे और इफास अकमार लोगों के साथ था। कितनी पुरस्कून जगह है। उसे ठाठे मारता समंदर पसंद आया था। बहुत खुश हो। फरहाना उसके चेहरे पर चमकते अलोही नूर को देखते हुए पूछ रही थी जो मोहब्बत के एहसास पर उसे अता किया गया था। अभी तो उसे इस शख्स की मोहब्बत हासिल नहीं हुई थी तो उसका रंग दमकने लगा था। अगर हासिल हो जाती तो क्या होता? हाँ, बहुत। उदास दिल आजकल बहुत मसरूर था। उसकी तलब था जो शख्स वो उसकी नज़रों के सामने था तो क्यों खुश नहीं होता? और उसकी नज़रों की तपिश ही थी जो घुटनों तक पानी में खड़े अज़िक से न जाने किस बात पर बहस कर रहा था। बेसाख्ता उसकी तरफ देखा था। तालिया को अपनी जानिब देखता पाकर बेसाख्ता ही मुस्कुराया। मुस्कुराते वक्त उसके चेहरे के मगरूर नकूश बड़े दिल फरेब लग रहे थे। वो तो जैसे खुद को खोते खोते बची थी। खैरियत तो है? फरहाना उसे युक्तक इलाफ की जानिब देखते पाकर चिड़ी। खैरियत ही तो नहीं है। वो थक कर बोली। तो फिर मेरा शक सही है कि तुम इलाफ से मोहब्बत करने लगी हो? मोहब्बत? फरहाना के कहने पर वो उछली थी। हाँ, मोहब्बत। फरहाना ने जोर दिया। हाँ, शायद। बहुत शिकस्त खुर्दा सा एतराफ़ था। फरहाना ही तो थी जिस पर वो इत्तेमाद करती थी कि वो उसे और लोगों की तरह बदसूरती का ताना नहीं देती, उसे जलील करने के पॉइंट नहीं ढूंढती थी। फिर भी ना जाने क्यों उसे लगने लगा था कि ये मोहब्बत उसे काफ़ी जलील करेगी। हेलो, आज 3 दिन हुए थे उसे बैतुल तकी आए हुए और आज वो उसके सामने थी और दिल का हाल अजीब, जैसे पिंजरा तोड़कर उसके कदमों में आ गिरेगा। हाय इलाफ, तुम ताली से नहीं मिले ना?
फरहाना बहुत चहक कर बोली थी। वो मुस्कुराया। उफ ज़ालिम! वो उस पर नज़र नहीं डाल सकी और उसकी वजाहत की ताब करीब से उसकी नज़रों में नहीं थी। कैसी हैं आप? वो उससे मुखातिब था और उस जैसी बदतमीज़ लड़की और इस बदतमीज़ लड़की का बदतमीज़ दिल फ़ौरन मुअद्दब हुआ था। मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों उसका चट्टानों जैसा इत्तेमाद हवा हुआ था। वो नज़रें झुकाकर बोली, अच्छा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि आप ठीक हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला था। उसके कहने पर फरहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्या वो खौफज़दा हुई थी? तो क्या वो जान गया था? वो इन्हीं खौफज़दा नज़रों से फरहाना को देखी जो उस जिसने नज़रों ही नज़रों में उसे तसल्ली दी। आप मेरी फ्रेंड को डरा रही हैं मिस्टर? फरहाना शरारत से उसे बोली। मगर मैंने तो सुना है कि आपकी फ्रेंड सबको डराती हैं। वो दिलचस्पी से उसके घबराए और खौफज़दा चेहरे को देखते हुए कह रहा था। मगर फरहाना फिर हंस पड़ी थी। मगर अब एक उसे भी डराने वाला आ गया है। फरहाना मैंने खेजी से बोली। तालिया घबराकर फरहाना को घूरी। वो हंसा था। यू मीन मी? तुम्हारा मतलब मैं? वो खासा ज़हीन था। तालिया बुरी तरह घबराई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, वो कहकर फौरन दौड़ लगा गई। उसे गाड़ी में बैठकर ना जाने कितनी ही देर अपनी धड़कनों को मामूल में लाने लगे थे। ये उसे उसके सामने किया हुआ था। हमेशा तुड़ तुड़ जवाब देने वाला जुबान गूंगा क्यों हो गई थी। कोई तो शख्स मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, कोई तो शख्स मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जो मेरे साथ ना रहते हुए भी मेरा हो। मेरी निगाह की हद उस पर ख़त्म हो जाए, ज़मीन पर हो मगर आसमान जैसा हो। वो बाहरी लॉन में आई तो उसे वो दिखा, कज़न्स में घिरा हुआ, और वो अशबा दानिया ताशका फरहाना के साथ सेल फोन से सेल्फी और फोटोज़ ले रहा था। उसके चेहरे के मगरूर नकुश नरम और दिल फरेब नज़र आ रहे थे। वो ना जाने क्यों हमेशा ही उसे देखकर दुनिया जहाँ को भूल जाती थी, जैसे इस वक्त भूल गई थी। वो ना जाने ताशका की कौन सी बात पर हंस रहा था। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वो मुड़ा था। तालिया को अपनी जानिब मबहूस सा देखते देख मुस्कुराया था और जैसे इस साहिर के मुस्कुराने पर इसका तिलस्म टूटा था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर तालिया बुरी तरह गड़बड़ाई थी। फौरन जाने के लिए पलटी थी। न जाने क्यों उसका सामना करने को दिल में ताब नहीं थी, मगर वह फौरन उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया था। सिर्फ एक घबराई निगाह उस पर डाली थी। उसकी नशीली आंखों में देखने की ताब कहाँ रही थी। फौरन नजरें झुका गई। आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? वो मुजस्सम मुस्कुराहट बना हुआ था। मैं वो हकला कर रह गई थी। बेटा आप दोनों में दोस्ती हो गई? खाला जानी अचानक आई थी। उसे लगा जान में जान आई हो। यस मॉम, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। वंडरफुल। खाला जानी ना जाने क्यों खुश हुई थी। तो फिर कैसी लगी मेरी चॉइस? खाला जानी शरारत और इश्तियाक से अपने मुस्कुराते बेटे से पूछ रही थी, और तालिया कुछ ना समझते हुए और कुछ समझते हुए जैसे अंदाज में खड़ी थी। वेरी प्रीटी, मगर थोड़ी डरपोक सी। वो तालिया की आंखों में झांक कर कह रहा था। तालिया को समझ नहीं आया कि उसका दिल इस पल रुका था या धड़कना सीखा था, मगर उसके बाद रुक नहीं पाई थी। फौरन भाग खड़ी हुई थी। देखा मॉम, वो जोर से हंसा था। तालिया ने जाते हुए उसके अल्फाज सुने थे और अब तालिया फरहाना से अपने दिल की बात कह रही थी, और वही तो थी सिर्फ। इससे ना करती तो किससे करती? फरहाना उसकी बात सुनकर शरारत से मुस्कुराई। ओह, तो मिस्टर इलाफ भी आपसे कुछ कुछ करते हैं? फरहाना ने उसे गुदगुदाया था। तालिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और फरहाना मुबहूत सी तालिया को देखे गई। अब तक फरहाना ने पहली मर्तबा तालिया को इस तरह खिलखिलाकर हंसता देखा था। आज बैतुल तकी में खाला जानी और उनकी फैमिली के लिए अमान अल तकी, तालिया के नानू जानी, ने शानदार पार्टी का इंतज़ाम किया था। इसलिए बैत अल तकी वाले इस तरह तैयार हुए थे जैसे चाँद से चैलेंज बांधा हो। देखते हैं आज कौन जीता है। ब्लैक शलवार कुर्ते में इलाफ इतना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था कि लड़कियां पटापट मर रही थीं। यार, तू बड़ा खुशकिस्मत है, लड़कियों को इलाफ के एतराफ़ मिटाते देखकर अहनफ ठंडी सांस लेकर बोला था। क्यों? इर्द गिर्द के माहौल से लापरवाह और मगरूर अंदाज ही उसे वहां सबसे जुदा और मुनफरिद बना रहा था। सही कहा तूने, सामर अहनफ के कंधे पर हाथ मारकर बोला था। हम लड़कियों पर कमेंट करते हैं कि तुम्हें खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, मगर यही बात मुझे इलाफ को कहने को दिल चाहता है। सही कहते हो। असास ने ठंडी आह भरी थी। यार, मैं तुम लोगों की ठंडी आहों की वजह से जम ही ना जाऊं। इलाफ ने इन्हें हंसकर शरारत से छेड़ा था। हंसते हंसते उसकी निगाह बैतुल तकी की लड़कियों पर पड़ी थी। खूबसूरत तो सभी थे, मगर इस वक्त बेहतरीन महंगे लिबास, ज्वेलरी, मेकअप में गजब ढा रही थी। इलाफ की आंखें चमकी थीं जब इन सब के पीछे फरहाना नजर आई। बिलाशुबा इस वक्त भी वो इन सब से हसीन नजर आ रही थी। इलाफ की नजरों में बिजलियां कूद गई थीं। वाओ, ये परियों का होल रास्ता भटक कर यहाँ कैसे आ गई? इनके करीब आने पर इलाफ ने इन्हें छेड़ा था। बेशक वो हुस्न परस्त था, इसलिए अभी उनके हुस्न से बेहद मुतासिर हो रहा था। नजर न लगाइए इलाफ भाई, अभी आपकी ब्लैकी आएगी, उसे नजर लगाना। अशबा मुंह चढ़ाकर बोली थी। अशबा,
फरहाना ने उसे आंख निकाल कर तंबीह की, मगर वो हंस पड़ा था। जब भी इन सबको वो नजर आई, खूबसूरत पिंक फ्रॉक में उसका गंदुमी रंग निखर गया था। कमर तक आते बाल आज खुले थे और सीधा पुष्ट पर गिर रहे थे। बालों का कुछ हिस्सा दाएं जानिब सामने था, जो उसके दाएं रुखसार को छुपा रहा था। पिंक कलर के बड़े बड़े आवेजी कान में लटके उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। खाला जानी उसकी बनाए ले रही थी। वो सब हैरत से उसे तक रहे थे। वो कितनी अलग अलग लग रही थी। यार, ये तो वो ब्लैकी तालिया लगी नहीं रही। अशफा उसे आंखें फाड़े देखते हुए बोली। तालिया ने खाला जानी से प्यार वसूल करके महफिल पर नजर डाली, जहां हर निगाह में अपने लिए हैरानगी थी और पसंदगी देख रही थी। मगर तालिया तो इस शख्स को ढूंढ रही थी जो दिल का तलब था। जब भी वो किसी से टकराई थी और इससे पहले कि वो टकराने वाले को देखती, टकराने वाला उसे घसीट कर तारीख कोने में ले आया था। कौन हो तुम? अचानक पड़ी इस अवतार पर घबरा गई थी, खुद को झटके से छुड़ाते हुए। जो उसने नजरें उठाकर देखी तो गुस्से से खौल उठी थी। सामने रुमान खड़ा था, बड़े मामा का बड़ा बेटा रुमान अर्जिक तकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो गुर्राई थी। रुमान सबसे बड़ा पोता अमान अल तकी का जिस तरह बहुत लाड प्यार ने तालिया को बिगाड़ दिया था, इसी तरह रुमान भी बिगड़ा हुआ था। मगर बल्कि वो तो हद से बाहर था, और इसी हद से बाहर जाने ने सबके दिलों में उसके लिए बेजारी पैदा हो गई थी। अचानक इतनी मोहब्बतों के रूठ जाने पर वो और बिगड़ गया था। और फिर जब से अमान अल तकी ने तालिया को घर में लाए और उससे बेनतहा मोहब्बत करने लगे, तो सबके साथ साथ रुमान भी उससे मुतनफिर हो गया था। और इस तरह मुतनफिर हुआ था कि वो हर वक्त हसद और जलन की वजह से तालिया से बदला लेने का सोचता था। बड़ी कमाल की चीज़ लग रही हो, रुमान खबासत से हंसते हुए बोला था। हद में रहो वरना नानू जानी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तालिया अपने लिए इतना घटिया जुमले सुनकर हमेशा की तरह भड़क उठी थी। वो मेरा कुछ नहीं करेंगे। वो बेहयाई से हंसा था। उफ, ये दिल चाह रहा है काश मैं और सिर्फ तुम यहाँ हो और बाकी सब गायब हो जाए। रुमान की आंखों में नाचती हुई शैतानियत ने उसे लम्हे भर के लिए खौफजदा किया था। क्या हो रहा है कजन्स? इलाफ की आवाज़ ने जहां रुमान को नागवार किया था, वहीं वो खिल खिल उठी थी। और तालिया का इस तरह खिल उठना रुमान ने भी महसूस किया था। मोअज़्ज़िज़ मेहमान। इलाफ आगे कुछ कहता, वो सब माइक की अनाउंसमेंट पर चौंक उठे थे। स्टेज पर खाला जानी और नानू जानी नजर आ रहे थे। मेहमानों के साथ साथ वो दोनों भी स्टेज की जानिब मुतवज्जो हुए थे। एक्सक्यूज मी। रुमान इन दोनों को घुरता हुआ चला गया था। आज के इस फंक्शन में मेरे खानदान के लिए सरप्राइज है, अमान अलतकी चमकते चेहरे के साथ कह रहे थे। आज से ज्यादा खुश मैंने नानू जानी को इससे पहले कभी नहीं देखा। वो बेसाख्ता कह उठी थी। अच्छा? वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। कहीं ये सरप्राइज हमारे निकाह का तो नहीं है? वो उसे मुस्कुराता हुआ छेड़ रहा था। क्या? वो हुकों की तरह मुंह खोले उसे देखे गई थी। बेवकूफ, मुंह तो बंद कर लो, वो हंसते हुए बोला था। वो शर्मिंदगी से दिल की हार्ट बीट सुनने लगी, जो अचानक बढ़ गया था। इलाफ और तालिया यहाँ आओ। नानू जानी के कहने पर वो बेतहाशा धड़कते दिल के साथ उसे देखती, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो चले। और तालिया धड़कते दिल के साथ उसके संग चल दी। वो उसका हाथ थामे महफिल में चल रहा था। तालिया हैरत से मबहूत होकर उसे देखकर चल रही थी। क्या वाकई में ये हाथ हमेशा इसी तरह खूबसूरत शख्स के हाथ में रहेगा? वो खूबसूरत तो नहीं देख रही थी। स्टेज पर पहुंचने पर अमान अल तकी ने बहुत मोहब्बत से इन दोनों की पेशानी चुनी थी। और आज का सरप्राइज ये है कि आज मेरे इन दोनों बच्चों का निकाह है। क्या? मजमे में मौजूद लोगों की तरह इन दोनों का दिल भी बंद हुआ था, मगर सबके जज्बात अलग थे। अपनी खुशी से बंद होते दिल के साथ उसने महसूस किया था कि इलाफ ने उसका हाथ छोड़ दिया था। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने खाला जानी की जानिब बढ़ते हुए कहा था। वो खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, इसलिए इस खबर भी नहीं हो रही थी कि उसके पास का माहौल कैसा है। बस आजकल वो रंगीन तितलियों की मानित खुशबू के फूलों का रस अपने अंदर उतार रही थी। अपने हाथों से नानू जानी का फेवरेट खाना बनाकर ट्रे सेट करके गुनगुनाते हुए नानू जानी के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि दरवाजे पर ही उसके कदम जम गए थे। इन तीनों की पुश्त तालिया की जानिब थी। आपने मेरे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ मंगनी की ही परमिशन दी थी, मगर आपने निकाह। बस बहुत हो गया इलाफ, तुम इस रिश्ते पर राजी थे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि निकाह हो या मंगनी? अमान अलतकी कहकर मुड़े और साकित रह गए थे। तालिया बेटा, अंदर आओ ना। उनके कहने पर खाला जानी और इलाफ ने भी मुड़कर देखा था। उसे देखकर इलाफ के चेहरे का रंग बदला था, जैसे तालिया ने साफ महसूस किया था। ये उसका दिल क्यों इतना सहम रहा था? बैठो बेटा, अमान अलतकी ट्रे थामते हुए बोले। वो एक नज़र उसे देखकर फौरन पलटी थी। इलाफ उसके पीछे लपका था। तालिया, ताली, मेरी बात तो सुनो, वो कह रहा था, मगर वो सहमे दिल के साथ भागती गई थी। जब भी किसी से टकराई थी, सामने ही वो खड़ा था। इंसान को इतना भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, वो खफगी से कह रहा था, अधूरी बात सुनकर हवा के घोड़े पर सवार।
डियर वाइफ, मैं शॉक था क्योंकि नानू जानी का प्लान मंगनी का था। उन्होंने अचानक निकाह करवा दिए, इसलिए मैं उन पर नाराज़गी दिखा रहा था कि अगर वो पहले से कहते तो मैं भी कौन सा मना करता। यही कह रहा था उनसे। अब बताओ मैं क्या गलत कह रहा था? उसके इतने लंबे चौड़े वजाहत देने पर वो मुस्कुराई थी। सहमे दिल को उसके लफ्ज़ों ने खुशी की नवीद सुनाई थी। उसके लफ्ज़ों पर कितनी ही मर्तबा हार्ट बीट मिस हुई थी। वो मुस्कुराकर फौरन अपने कमरे में छपाक से घुसी थी। अरे डियर वाइफ, वो बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर वो तो मदहोशी सी कैफियत में बिस्तर पर ढेर हो गई थी। क्या वाकई में वो शहजादों जैसा हैंडसम मगरूर आन बान वाला शख्स उसका था? वो मुस्कुराकर सोते हुए आंखें मूंद गई। वो सोकर उठी तो घर के सारे लोग गाड़ी में ठुसे हुए नजर आए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हैरत से करीब से जाती फरहाना को मुखातिब की। सब फूफी के घर जा रहे हैं। ओह, पिछले ही हफ्ते इलाफ और उसकी फैमिली अपने घर शिफ्ट हुए थे। इसका मतलब नानू जानी भी जा रहे हैं। घर में मेरे और मुलाजमाओं के सिवा कोई नहीं होगा? तालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा था। राइट, फरहाना हंसते हुए बोली। इसके अलावा एक गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। इलाफ मेरे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फरहाना शरारत से हंसते हुए कहकर जा चुकी थी। इलाफ इंतजार कर रहा है? उसका दिल धड़क उठा था। फौरन मुंह हाथ धोकर आंखों में काजल, होंठों पर लिप ग्लोज लगाकर फरहाना के कमरे की तरफ बढ़ी थी। इलाफ अंधेरे कमरे में इलाफ का नाम उसे रोशनी की तरह महसूस हुआ था। उसके कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ था। इलाफ वो पलटी, सामने ही वो भी अंधेरे का हिस्सा बना हुआ था। वो उसकी तरफ खिंची गई। बहुत मोहब्बत करती हो उसे? एक नफरत अंगेज आवाज ने उसका कदम रोके थे। रुमान, खौफ से उसके रोंगटे खड़े हुए थे। इस तन्हा घर में अंधेरे कमरे में वो रुमान के साथ थी। यह खौफ उसे मारने के लिए काफी था, मगर फिर भी तालिया खौफ से बेहाल दिलो दिमाग को संभालते हुए लाइट का स्विच ऑन किया। कमरा रोशन होते ही उसे रुमान का खबीस चेहरा नजर आया, उसके ऊपर उसकी शैतानी मुस्कुराहट। तो तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे खौफ से पीछे हट रही थी। तुम्हारे लिए मेरी जान। वो एक ही जश्न में उस तक पहुंचा था। नहीं, वो बुरी तरह मचलकर उसे धक्का देने लगी, मगर वो तो जैसे पहाड़ बना हुआ था। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, सारे हिसाब चुकता करूंगा, वो खबासत से हंसते हुए कह रहा था। और इधर तालिया की सांस बंद हो रही थी, उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। उसे खबर ही नहीं कब इलाफ ने उसे आकर इस शैतान से बचाया था। ताली, ताली, उसे बहुत दूर से इलाफ की आवाज आ रही थी। उसकी बंद होती धड़कनें जैसे जागने लगी थी। ताली, उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सोफे पर पड़ा पाया और इलाफ परेशान चेहरा लिए उस पर झुका हुआ था। इलाफ, मुझे बचाएं। उस जैसी मजबूत लड़की खौफजदा सी होकर उससे आ लगी थी। डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब महफूज हो। उसे बाहों के हिसार में लिए वो तसल्ली दे रहा था। तालिया ने अपनी बंद आंखें खोली तो उसे पूरा घर सामने नजर आया। सब कितनी अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। वो खौफज़दा सी उससे अलग हुई। क्या हुआ? उसके इस तरह अलग होने पर वो चौंका था। तालिया कुछ कह नहीं पाई थी। इलाफ को देखकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। तब इलाफ ने पलटकर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो इन सब की अजीब नज़रों से खौफज़दा होकर उसके पीछे छुपी थी, जैसे इलाफ उसका खौफज़दा होना महसूस कर गया था। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़कर इन सब के दरमियान से निकाल लाया था और तालिया झिलमिलाती नज़रों से उसे देखे जा रही थी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कैसा जादू भरा जुमला था जिसने उसके वजूद को सतरंगा मोम बना दिया था। इलाफ, वो बेसाख्ता उससे दोबारा लिपटी थी और वो जो कुछ कहने वाला था साकित सा हो गया था। आई लव यू इलाफ, भीगे लहजे में कहा गया और वो एतराफ जैसे इलाफ के अंदर तक उतर गया था। तालिया कहकर अलग हुई थी और दौड़कर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर गई और वो खाली खाली नजरों से दरवाजे को देखे गया। सुबह जब वो तैयार होकर डाइनिंग रूम में आई, कोई उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नानू जानी। वो हमेशा की तरह उनका चेहरा चूमकर अपनी चेयर पर बैठी थी। उसे कुछ भी गैर मामूली नहीं लगा था। इसका मतलब था कि इलाफ ने सब संभाल लिया था और उसे अब वाकई में डरने की जरूरत नहीं थी। नाश्ता करने के बाद वो इलाफ को मैसेज करने लगी। लाउंज में दाखिल होती मंजरी मामी उसे मुस्कुराते देख ठठक कर रुक गई थी। मुस्कुराहट की वजह से उसका चेहरा कैसे रोशन हो गया था। चेहरा कितना रोशन और खूबसूरत लग रहा था। वो फौरन पलटी। वो मैसेज करके सोफे से उठ खड़ी हुई। नानू जानी के पास जाने के लिए उसे गेस्ट रूम के करीब से गुजरना पड़ता था, मगर गेस्ट रूम के अध खुले दरवाजे पे अपना नाम सुनकर वो ठटक कर रुकी थी। बस बेटा, इस मजाक को यहीं ख़त्म करो, मुझे डर है कि ये हकीकत ना हो जाए। मंजली मामी की आवाज़ आ रही थी। कमबख्त जो कभी खूबसूरत लगी ही नहीं, अब तो इस पर नज़र ही नहीं ठहर रही। बस इलाफ बेटा, बस करो।
ओ मॉम, आप भी ना बहुत डरती हैं, उसका पता बहुत ही जल्द इलाफ का काट देगा, बहुत घमंड है उसे जो बहुत जल्द टूट जाएगा। ये फरहाना की आवाज़ थी, वो तो जैसे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? फरहाना उसकी पहली और आखिरी दोस्त थी, वो ऐसा क्यों कह रही थी? फरहाना सही कह रही है मामी, आप फिक्र ना करें, वो कह रहा था। उफ, क्या हुआ था उसके साथ और अब क्या होने वाला था? दरवाजे के बाहर खड़ी तालिया के पैर जैसे बेजान हो रहे थे। कैसे फिक्र ना करें, आप किस तरह उसे गले लगाए हुए थे, मैं तो समझी मेरा कोई स्टैंडर्ड है, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने, वो बात काट कर बोला था। उसकी तहकीर आमेज आवाज़ ने तालिया के वजूद के परखचे उड़ा दिए थे। ये वो शख्स कह रहा था जिसका दिल तलबगार था और जो उसे मिल भी गया था, जिसने उसे खाक से उठाकर आसमां बना दिया था और अब दोबारा खाक कर रहा था, बल्कि राख कर रहा था। बेजान होती वजूद से वो घुटनों के बल बैठी थी कि दोनों हाथ सामने ज़मीन पर टिके। ये क्या हो रहा था उसके साथ? मजाक या और कुछ? बेजान होती वजह से वो घुटनों के बल बैठी थी। मजाक या और कुछ? और तुम लोगों को तो पता ही है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फरहाना है। इसमें और सुनने का यारा नहीं था, मुझे पता है। तुम और वजाहत ना दो, बस इसे जल्दी से तलाक देकर फारिग करो। और मंजली मामी के अल्फाज जैसे जामद हुए थे, सामने ही वो खड़ी नजर आई थी, दरवाजे के सहारे शिकस्त खुर्दा सी, जैसे अपनी सारी जिंदगी के मता लौटा बैठी हो। हाँ, उसकी जिंदगी में तो कोई कीमती शय ही नहीं थी सवाए अपनी अना, इज्जत और दिल के। और ये सब चीज़ें वो वाकई खो बैठी थी। आज वाकई में वो तही दामा थी। वो सब उसे देखकर दम बखुद हो की कैफियत में उठ खड़े हुए। वो टूटे कदमों से इन दोनों के करीब गई थी, फरहाना और इलाफ, जो एक दूसरे के करीब ही सोफे पर बैठे थे और अब उठ खड़े हुए थे। कितने दुख की बात है ना कि जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और ये साबित कर दें कि वाकई हम अंधे ही हैं। इतना टूटा शिकस्ता लहजा था कि फरहाना के दिल को कुछ हुआ था। उसके लब हिले थे मगर आवाज़ नहीं निकल सकी। बहुत अच्छा हुआ कि उसे खुद पता चल गया। इलाफ बेटा, इसे फौरन तलाक दो। मंजली मामी निहायत सफाकी से बोली थी। तलाक? उसके कदमों को जैसे इस लफ्ज़ ने जंजीर किया था। वो खौफज़दा सी पलटी और इलाफ की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, जिसने तालिया की नज़रों में खौफ को साफ महसूस किया था। तलाक? इलाफ के होंठ हिले थे। नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो लरजते कदमों से पीछे हटी थी। ये मुझसे खुद खुला लेगी, वो कहकर जा चुका था। क्या ये वही शख्स था जिसका दिल तलबगार था? उफ, ये क्या हो रहा था उसके साथ? वो सुन दिमाग से बैग में सामान भरने लगी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। बैग को हाथ में थामे वो बाहर निकल आई थी। रोड पर जो बस देखी वो उस पर चढ़ गई थी और आखिरी स्टॉप पर उतर कर करीब वेटिंग रूम में जा बैठी। दिमाग में आंधियां चल रही थी, सोचने समझने की सलाहियत फौत हो गई थी। बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? करीब ही एक बेहद खूबसूरत औरत और लड़की आ बैठी थी। उसे इस तरह खुद से गाफिल देख वो औरत बेसाख्ता पूछ बैठी, पानी की बोतल से घूंट घूंट पानी पीती। वो लड़की गौर से जैसे उसका रिसर्च कर रही थी। क्या हुआ बेटा? इससे कोई जवाब ना हुआ तो वो औरत परेशान सी उसके हाथ पर हाथ रखी बोली थी। अगर आंख साकित, ज़हन खाली, दिल बारिज़दा और हवास मबहूस हों तो समझ लें कि जुदाई का अमल शुरू है। रहनुमा, तुम तो रहने ही दो अपना फ़लसफ़ा। इस लड़की के इस तरह कहने पर वो औरत चिढ़ी थी, मगर तालिया ने एक पल के लिए हैरान होकर उस लड़की को देखा था, जो उसके इस तरह देखने पर मुस्कुराई थी। आई एम राइट ना सिस्टर? सिस्टर? उसकी सिसकी निकली थी। उसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी कोई बहन होती, मगर उसका तो कोई था ही नहीं। अगर एक ज़ख्म से खून निकलता है तो ना जाने क्यों पुराने बाकी के सारे ज़ख्मों से भी खून रिसने लगता है। क्या हुआ बेटा, बोलो ना मुझे। तालिया को खबर ही नहीं हुई थी कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तालिया के करीब आ बैठी थी। बेटा, मुझे अपनी माँ समझो और अपना दुख शेयर करो। उनके नरम और मोहब्बत से पुर लहजे ने जैसे उसे हवास से बेगाना किया था। माँ? वो बेतहाशा रोते हुए उनसे लगी थी। माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप और बाबा मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मुझे तनहा कर दिया? और देखिए, आज आपकी तालिया बिल्कुल तनहा है, दिलो दिमाग, यहाँ तक कि जिंदगी से भी दूर। तनहा क्यों छोड़ा मुझे इस जालिम दुनिया में तनहा? वो रोते रोते होशो हवास से बेगाना हुई थी। मुझे लगा था मुझसे मोहब्बत है उसे और उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। रहनुमा आंखें और मुंह फाड़े पूछ रही थी। कहा ना, मुझे लगा था। उसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट थी। उस दिन बेहोश होने के बाद उसकी आंख यहाँ खुली थी। 2 मंजिला खूबसूरत घर जिसमें दोनों माँ बेटी रहती थीं। रहनुमा फिरदौस के वालिद की वफात हो गई थी। उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुनकर प्रोफेसर आहीना, रहनुमा फिरदौस की माँ ने उसे अपनी दूसरी बेटी बनाकर वहाँ रखने पर बजिद हो गई थी। रहनुमा ने उसे फौरन बहन प्लस दोस्त बना लिया था और तालिया इनकी मोहब्बत के सामने हार गई थी। क्या कोई उससे इस तरह भी मोहब्बत कर सकता है?
कहीं ये भी धोखा ना हो। उसका एतबार ही दुनिया से उठ गया था। अब उसे हर दुनिया का हर शख्स धोखाबाज और फरेबी लगता था। मगर वो जाती भी तो कहाँ। उसने खुद को वहां इस वक्त तक रखना था जब तक वो संभल नहीं जाती। प्रोफेसर अहीना ने उसका एडमिशन अपनी ही यूनिवर्सिटी में कर दिया था। रहनुमा के कहने पर बिजनेस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अहीना वहाँ लेक्चरर थी और तालिया ना चाहते हुए भी वो रहनुमा के साथ जाती थी। रहनुमा फिरदौस जैसी आधी दिमाग वाली लड़की के साथ रहकर उसका दिमाग भी आधा दुखता था। अभी भी रहनुमा तालिया के ना चाहने के बावजूद उसे कैंटीन में घसीट कर ले जा रही थी। रहनुमा ना सिर्फ खुद पूरे कैंपस में मटर गश्त करती थी बल्कि अपने साथ उसे भी घसीटती थी। और तालिया सख्त बददिल होकर उसे सिर्फ बुरा भला ही कह सकती थी, मगर इधर परवाह किसे थी। दोनों कानों का सही इस्तेमाल सिर्फ रहनुमा फिरदौस ही जानती थी। और अब जब रहनुमा ने 2 कप कॉफी का कहा तो वो बुरी तरह भड़क उठी थी। मुझे नहीं पीनी, समझी तुम? वो झटके से बोली थी। कोई बात नहीं, 1 कॉफी प्लीज, रहनुमा ने निहायत इत्मीनान से ऑर्डर दिया था। बहुत जल्दी ही तालिया रहनुमा के साथ फ्री हो गई थी, जिसका सारा क्रेडिट रहनुमा फिरदौस को मिलता था। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें आखिर तलाश किस चीज़ की है, जो पूरे कैंपस में हर वक्त छिपकलियों की तरह दौड़ती रहती हो। तालिया बेजारी से बुड़बड़ाई थी। क्या? रहनुमा जो कॉफ़ी पी रही थी, कॉफ़ी उसके गले में अटकी थी। छिपकली? तुम्हें कोई और तशबीह नहीं मिली? रहनुमा आंखें निकाल कर बोली। और रही ढूंढने की बात, तो मैं अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही हूँ। रहनुमा ने गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया था, जैसे कि बहुत बड़ा मिशन हो जिसे पूरा करना हो। यूनिवर्सिटी में? तालिया मुतहिर हुई। मेरी बला से तुम कुछ भी करो, तालिया दांत पीस कर बोली थी। रहनुमा दिमाग घुमा कर रख देती थी। तालिया उठकर चलती थी। अरे सुनो तो तालिया, तालिया, ताली। रहनुमा उसके पीछे भागी थी और वो जो बंदूक में से निकली गोली की तरह जा रही थी, रुक सी गई। ताली। उसने जिन पर भरोसा किया था वो लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। वो दो जो उसके दिल के बेहद करीब थे, धोखेबाज निकले। इधर रहनुमा जो उसके पीछे आ रही थी, बुरी तरह किसी से टकराई थी। अरे अरे मोहतरमा, आज पहली मर्तबा किसी लड़की को लड़की ही के पीछे भागते हुए देख रहा हूँ। वरना या तो लड़की लड़के के पीछे भागती है या लड़का लड़की के पीछे भाग। वो बेहद गोरी रंगत का बेहद स्टाइलिश सा लड़का था जो रहनुमा फिरदौस को पुरशौक नजरों से देख रहा था। ए हैंडसम, तुम हो कौन? और 2 लवर के दरमियान टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्या? तहशम अलतकी को बुरी तरह जहनी झटका लगा था। ऐसी मुंह फट नताई से लापरवाह लड़की इससे पहले नजरों से कभी नहीं गुजरी थी। क्यों? दोस्तों के दरमियान मोहब्बत नहीं तो फिर क्या होती हैं? ये दूसरा झटका था तहशम अलतकी के लिए। वो दूर जाती लड़की को आखिर तक देखे गया था। तुम कैंटीन से गधों की तरह सरपीट भागकर क्यों गई थी? वो जो कपड़े जमा रही थी उसके हाथों से कपड़े लेकर रहनुमा पूछी। गधा सरपीट नहीं, घोड़ा सरपीट दौड़ता है, तालिया झुंझलाकर बोली। कोई बात नहीं, दोनों सेम है। व्हाट? रहनुमा की बात पर उसे झटका लगा था। अच्छे भले आदमी का दिमाग घुमाने की उसमें सलाहियत मौजूद थी। तुम्हारा नाम रहनुमा फिरदौस नहीं, घनचक्कर रहना था। रहनुमा फिरदौस नाम का तो कुछ असर ही नहीं है तुम में, तालिया जलकर कहते हुए उठ गई। हाँ, सब जलते हैं मेरे नाम से, रहनुमा मसनूई उदासी से बोली थी। जलते हैं? मेरी तो जूती भी ना जले। तालिया पैर पटकते हुए किचन में चली गई थी। क्यों परेशान करती हो उसे? वो पहले ही बहुत परेशान रहती हैं। आहीना रहनुमा फिरदौस को घूरते हुए बोली। इसलिए तो करती हूँ, रहनुमा लापरवाही से बोली थी। वो क्यों? मेरी ज़हीन फ़तीन बेटी, उन्होंने बेहद तंजिया लहजे में पूछा था। नई परेशानी में अपनी पुरानी परेशानी भूल जाएगी। रहनुमा फिरदौस की अपनी अलग ही लॉजिक थी। ए मेरे अल्लाह, इसका क्या होगा? उन्होंने बेअख्तियार अपने सर को थामा। रहनुमा फिरदौस का यूनिवर्सिटी का साल ख़त्म हो गया था और अब उस पर जॉब करने का दौरा पड़ा था और ये नामुमकिन था कि वो अपने इस दौरे में तालिया आलम को शामिल ना करे। सो अब रहनुमा फिरदौस जहाँ कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाती, अपने साथ तालिया को भी घसीट ले जाती थी। फ़िलहाल तो रहनुमा फिरदौस तालिया को शॉपिंग करने के लिए मॉल में घसीट ले गई थी और तालिया उस पर चिल्ला रही थी। मैं ही नज़र आती हूँ तुम्हें अपने साथ घसीटने के लिए, वो रहनुमा पर गुर्रा रही थी। तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, तुम नज़र नहीं आओगी तो और कौन आएगा? बड़े सुकून से रहनुमा ने ग्लास डोर खोलकर अंदर जाते हुए कहा था और उसके पीछे जाती तालिया ग्लास डोर खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखी थी कि सुन हो गई। उसका 2 साल से तड़पता मचलता दिल जैसे पुरसुकून हुआ था। आंखें इस शख्स पर से हटने से इनकारी हो रही थी। वो धूप की ढलती ही नहीं अरमान वो धूप के ढलती ही नहीं, हसरत वो शय है कि निकलती ही नहीं। मतलूब तो हज़ारों बदल जाते हैं, कमबख्त तलब है कि बदलती ही नहीं। वो उसे देखकर पलट कर भागी थी। सामने जो भी टैक्सी नजर आई उसे रोक कर बैठ गई। घर आकर वो कमरे में बंद हो गई थी। फिर बाद में रहनुमा गुस्से से फूं फां करती हुई उसकी बासपरस करने आई तो वो उसके गले लगकर रो दी। रहनुमा के चेहरे पर गुस्से का रंग धुल कर परेशानी का रंग चढ़ा। क्या हुआ तालिया?
रहनुमा बेहद परेशानी से उससे पूछ रही थी, जो बिना कुछ कहे गायब दिमागी से बस रोए जा रही थी। उसकी हालत वैसी ही हो रही थी जब इन्हें वो वेटिंग रूम में मिली थी। आखिरकार वो इतना रोई कि उसे बुखार चढ़ गया था। तेज बुखार में पंक्ति वो बुड़बुड़ाए जा रही थी और वो दोनों माँ बेटी परेशान होती रहीं। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे नानू जानी को, मेरी अना, मेरी इज्जत वकार को, मेरे दिल को, और वो मुझे ढूंढ रहा है तलाक देने के लिए। वो नींद से डर डर उठती थी। ऐसा कुछ नहीं है तालिया, वो यहाँ नहीं है। रहनुमा तसल्ली दिलासे देकर फिर सुलाती थी। बड़ी मुश्किल से वो संभली थी। वो संभलने के बाद से एकदम चुप और खामोश हो गई थी। अभी भी वो घुटनों के गिर्द बाहें फैलाए बैठी थी। रहनुमा कॉफी के दो मग दोनों हाथ में संभालती अंदर दाखिल हुई। एक मग तालिया को थमाती हुई वो उसके सामने बैठी। तुमने उस दिन मॉल में यकीनन उसे देखा होगा। रहनुमा इतने दिनों में पहली मर्तबा ये पूछ रही थी। तालिया रहनुमा को खामोशी से देखते सर अस्बात में हिलाई। रहनुमा लब भींचे उसे देखती रही। अब अगर फिर कहीं वो नजर आ गया तो तुम फिर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, है ना? रहनुमा बड़े खुश्क लहजे में पूछ रही थी। तालिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम निहायत कमजोर हो, बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, कि एक मामूली से मर्द का सामना नहीं कर सकती। सुना तुमने तालिया आलम हसन कि तुम बहुत कमजोर और डरपोक हो, और मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसी डरपोक से मोहब्बत करती हूँ। रहनुमा बड़े तनफुर से कहती हुई झटके से उठकर बाहर चली गई। और तालिया जिसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे, आंसू जैसे हैरत से जम गए थे, और रहनुमा फिरदौस बाहर निकलकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। अब आएगा पहाड़ ऊंट के ऊपर। और फिर वही हुआ जो रहनुमा फिरदौस ने सोचा था। लव यू टू। शाम में तालिया उसके पास गई थी और मुस्कुराते हुए बोली। संजीदा चेहरा बनाए काम करती हुई रहनुमा ने उसे घूर कर देखा था और फिर मुंह बनाकर दोबारा काम करने लगी थी। यार रहनुमा, तुम जब संजीदा होती हो तो बहुत डर लगता है। तालिया आंखें फैलाए कह रही थी। किस चीज का डर? चेहरे को और ज्यादा संजीदा बनाते हुए रहनुमा ने पूछा था। यही कि तुम अगले ही पल हंस पड़ोगी। तालिया मासूमियत से आंखें घुमाते हुए बोली, और रहनुमा हंस पड़ी। सारी संजीदगी पर पानी फिर गया था। तुम ठीक हो गई हो? रहनुमा बड़ी गहरी नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, तालिया इत्मीनान से बोली। अब कब फिर से तबीयत खराब करनी है? कभी भी नहीं, तालिया मजबूती से बोली। अलबत्ता आंखों में सुर्खी दौड़ गई थी। गुड, यही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रहनुमा ने उसे दाद दी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। गुजरा हुआ वक्त गुजरता ही तो नहीं है, बल्कि वो याद बनकर बार बार गुजरता है। और आज फिर जब वो सामने आया, सारे वाकयात, नुकसानात, दुख, अजियत, तकालीफ याद आ गए थे। वो आज फिर रहनुमा के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी। वो दोनों बाकी सब उम्मीदवारों के साथ बैठी थी कि कान में लड़कियों की आवाज़ आने लगी। ये मगरूर सा हैंडसम यहाँ का बॉस है। उफ, कितना हैंडसम है और मगरूर भी। यार, हैंडसम और रिच है तो मगरूर तो होगा ही। यार तालिया, वाकई बॉस बेहद हैंडसम है। रहनुमा ने भी उसके कान में सरगोशी की। अच्छा। वो एक बेतासुर नज़र उठाकर उसे देखी जो करीब से गुजर रहा था, और वो भी एक सरसरी सी नज़र उम्मीदवारों पर दौड़ा रहा था। दोनों की नज़रें मिली और लगा जैसे कायनात थम सी गई हो। वक्त पीछे हुआ था। हर वाकया पहले दिन से लेकर दोहरा रहा था, और फिर उनके दरमियान आखिरी वाकया ठहर गया था। मेरा कोई स्टैंडर्ड है, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर वो जलील हो रही हो। और तुम लोगों को तो पता ही है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फरहाना है। आज फिर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के टुकड़े हो रहे हों। इसे तलाक दो। जहन में जैसे ये लफ्ज़ चमका, वो जैसे होश में आई थी। तालिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रहनुमा परेशानी से उसे झंझोड़ रही थी। हाँ हाँ, नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वो लड़खड़ाते लहजे में कहते हुए फौरन उठ खड़ी हुई और भागने जैसे अंदाज में मुड़ी थी। चंद कदम ही चली होगी कि रुक गई। सामने वो खड़ा था, बहुत तंजिया अंदाज में उसे देखता हुआ। वो साकित हुई। आज फिर गायब हो जाना चाहती हो? भागना चाहती हो? छुपना चाहती हो? क्यों? तलाक के डर से। वो आज फिर उसे बड़ी बेरहमी से जलील कर रहा था। तालिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम्हारे ना होने से किसी को फर्क तो नहीं पड़ा, मगर नानू जानी, वो तल्ख लहजे में कहते कहते रुका था, और तालिया का बेतहाशा धड़कता दिल खौफ से रुका। क्या हुआ नानू जानी को? उसने बेकरारी से पूछा। ओह, तो तुम्हें नानू जानी की फिक्र है? वरना मैं तो समझा था सिर्फ खुद के लिए जीती हो तुम। वो बहुत सर्द लहजे में बोला। वो बस कुछ दिन और जीने वाले हैं, वो बेरहमी से कहता हुआ पलटा था, और उसके दिल ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो दिल पर हाथ रखे बेजान हो रही थी। तुम ठीक तो हो तालिया? रहनुमा ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाला था। और हाँ, अगर तुम मेरे निकाह में रहना चाहती हो तो मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ। वो जाते हुए पलटकर दोबारा उस तक आकर कहने लगा था। तुम्हें भी अपने साथ रख सकता हूँ। वो बहुत बेरहमी से कह रहा था। सुन होते दिमाग के साथ तालिया उसके अल्फाज जहन में दोहरा रही थी, और जब समझ आया तो शेरनी बनकर झिपट पड़ी। तुम क्या मुझ पर रहम करोगे मिस्टर इलाफ आफिंदी? मैं खुद तुम्हें ठुकराती हूँ। तुम खुद मुझसे रहम की भीख मांगोगे, मगर याद रखना मैं रहम नहीं करूंगी।
वो उसका कॉलर पकड़कर झटका दी, जिससे कोट के अंदर पहने शर्ट के ऊपरी बटन टूटे थे। याद रखना, रहम नहीं करूंगी, नफरत से कहती हुई वो पलट गई थी। आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। नानू जानी ठीक नहीं थे। वो फिर से गायब दिमागी से चल रही थी। रहनुमा ने फौरन आगे बढ़कर लड़खड़ाती हुई तालिया को थामा था। दोस्त का क्या हक होता है, यही ना, लड़खड़ाते दोस्त को थामे गिरने से बचा ले। तो रहनुमा फिरदौस बेहतरीन तरीके से दोस्ती का हक अदा कर रही थी। मेरी जान तालिया, तुम कहाँ चली गई थी मुझ बूढ़े को छोड़कर? अमान अल्तकी ने तालिया को खुद से लगाया तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे खौफ हो कि अगर खुद से अलग किए तो फिर उससे खो देंगे। इस बूढ़े से कोई गलती हुई तो बताती क्यों, सजा देने के लिए छोड़कर चली गई थी। अमान अल्तकी के शिकवे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मुझे माफ कर दिए नानू जानी। और वो भी उनके सीने से लगी सारों की तार रोए जा रही थी और माफी मांगी जा रही थी। जिस तरह वो बगैर सोचे समझे इस घर से गई थी, इसी तरह बगैर सोचे समझे इस घर में दोबारा आ गई थी। जहां घर वाले उसे देखकर हैरान हुए थे, वैसे ही नागवार होकर बुरे बुरे से मुंह बनाकर बातें बना रहे थे। नानू जानी की वजह से वो घर वापस लौट आई थी और साथ में रहनुमा फिरदौस को भी घसीट लाई थी। रहनुमा आना ही नहीं चाहती थी, मगर अब तो जैसे रहनुमा तालिया के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो गई थी और वो रहनुमा के लिए पानी की तरह, जिसका रहनुमा डंके की चोट पर ऐलान करती थी। अभी वो दोनों कमरे से डिनर के लिए निकले थे, जब सीढ़ियां उतरते हुए इन्हें वो दिखा। बड़ी शान से इन्हें नजरअंदाज किए गुजरा जा रहा था। वाह, क्या अंदाज है हीरो के। रहनुमा जी भरकर फिदा हुए जा रही थी, जिस पर तालिया ने घूर कर उसे देखा था। जब भी उसके पीछे फरहाना आते हुए दिखी, ब्लैक जीन्स पर व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में, दोनों शायद साथ ऑफिस से आए थे। सोचकर ही उसके दिल में चोट लगी थी। तो दोनों की शादी हो गई, तो मैं भी अपने साथ रख सकता हूँ। इस जालिम और बेमहर शख्स के जुमले उसे याद आए थे। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों के आंसुओं से भरने से रोका था। ये हसीन परी कौन है? रहनुमा फरहाना के हुस्न से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इधर वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखते हुए मध्य मुकाबिल रुक गई थी। तालिया की आंखों में आज भी एतबार टूटने का दुख था, मगर फरहाना की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले भड़क रहे थे। तो तुम वापस आ गई हो? निहायत नागवारियत और नापसंदगी से फरहाना ने पूछा था। हाँ, ना चाहने के बावजूद, उसने निहायत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था। बहुत बड़ी गलती की। फरहाना की आंखों में ही नहीं, लहजे में भी आंच थी। वो कैसे? तालिया समझ नहीं पाई कि फरहाना क्यों इतना नाराज हो रही थी। नाराज तो उसे होना चाहिए था, भरोसा तो उसका तोड़ा गया था। तो क्या वो इसलिए नाराज हो रही थी कि वो अभी तक उसके शौहर के निकाह में थी? उफ, उसके शौहर का निकाह उसे अपने अलावा किसी दूसरे का होते देखना कितना तकलीफ दे था। यहाँ आकर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे वाह, तुम तो विलन वाले डायलॉग्स बहुत अच्छे मारती हो। रहनुमा फिरदौस की जुबान मुबारक आखिर कब तक खामोश रहती। फरहाना ने सवालिया नजरों से रहनुमा को देखा था। मैं रहनुमा फिरदौस, तालिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रहनुमा ने गर्दन अकड़ाए इतराते हुए खुद ही अपना तारुफ करवाया था। और क्या ही तारुफ था कि तालिया और फरहाना कई लम्हात तक सुन से खड़े रहे थे। फरहाना के दिल में गिल्टी उभर कर डूबी थी और फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई थी। क्या यही फरहाना थी? रहनुमा को बताना नहीं पड़ा था, वो तालिया के चेहरे के तासरात से पहचान गई थी। उसने एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ गर्दन को हाँ में हिलाया था। वो अपनी पुरानी मखसूस कुर्सी पर बैठने वाली थी कि किसी ने कुर्सी को अपनी जानिब खींचा था। इस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, वो मगरूर अखड़ लहजे में कह रहा था। मगर ये मेरी कुर्सी थी, उसने भी जिद्दी लहजे में कहते हुए कुर्सी को अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। तुम्हारी कुर्सी थी? उसने थी पर जोर दिया था, जैसे जिसे तुम छोड़ चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, मेरी ही थी, मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, क्योंकि ये मेरी है। तालिया भी उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में बोली, या उसे बावर करवाई कि अब वो उससे नहीं डरती। डट जाएगी मगर अब पीछे नहीं हटेगी। तो तुम्हें लड़ना भी आता है? स्ट्रेंज। उसकी मुस्कुराहट बड़ी तंजिया थी। मुझे लड़ना आता है। वो किसी भी लम्हे उससे कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तो फिर तुम अपने शौहर के लिए क्यों नहीं लड़ी? क्यों भाग गई थी? वो बहुत सख्ती से पूछ रहा था। तालिया के हाथ की गिरफ्त कुर्सी से छूटी थी। सारे एहसास साकित हुए थे। वो सुनसा उसे देखे जा रही थी। आप दोनों झगड़ा ना करें, उस कुर्सी पर मैं बैठ जाती हूँ। रहनुमा फिरदौस फौरन बंदर की तरह इंसाफ करती हुई कुर्सी पर बैठी थी। नानू जानी, जो दोनों को कब से एक दूसरे से लड़ते देख दुखी हो रहे थे, रहनुमा के इस इकदाम पर हंस दिए। आहिना खुशकिस्मत है कि उसके पास तुम जैसी बेटी है। नानू जानी के कहने पर अब वो बाकायदा चहकने लगी थी। बेशक नानू ममा खुशकिस्मत हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। तालिया खुशकिस्मत है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप भी खुशकिस्मत हैं कि अब मैं आपकी नवासी हूँ। रहनुमा बहुत इतराते हुए कह रही थी। टेबल पर मौजूद सारे लोग उसे देख और सुन रहे थे। नानू जानी ये सुनकर बुरी तरह फिदा हो रहे थे। देखा, जो भी मुझे देखता है फिदा हो जाता है, वो कहते हुए अपने बाजू वाली कोहनी मारी। बाजू वाला और कौन होगा भला? यकीनन तालिया।
रहनुमा ने फखर से तालिया को देखने के लिए गर्दन घुमाई थी, मगर उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहनुमा के बाजू में बैठा तहशम अल-तकी उसे बड़े फिदा होने वाले अंदाज में तक रहा था। नानू जानी की जिद करने पर वो दोनों भी ऑफिस जा रही थी। तालिया तो ब्लैक गाउन और रेड स्टॉल के सामने नमाज जैसे स्टाइल में सर और सीने पर लपेटे हुए थी। अलबत्ता रहनुमा फिरदौस की तैयारी देखने लायक थी। ब्लू जीन्स पर घुटनों से कुछ ऊपर आता व्हाइट टॉप था, जिस पर लेडीज ब्लैक कोट पहने हुए थी। गर्दन में ब्लू स्टॉल रस्सी की माने झूल रहा था। ब्लू कलर के शेड्स वाला गोगल चश्मा पेशानी के जरा ऊपर बालों में टिका था, और जब वो पोनी टेल को झुलाते हुए तालिया तक आई, बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। मगर तालिया के डांटने पर गले में झूलता स्टॉल सर पर आ चुका था और गूगल आंखों पर। आखिर पता तो चलना चाहिए कि रहनुमा फिरदौस बिजनेस वूमेन है। ऑफिस के कॉरिडोर में रहनुमा इतराकर बोली। अपने केबिन से निकलता तहशम अल-तकी ने रहनुमा को देखकर दिल पर हाथ रखा था। उसकी हरकत देखकर रहनुमा ने दांत पीसे और तालिया हंस दी। लगता है रहनुमा तुम पर ये बुरी तरह फिदा हुआ है। तुम जाओ, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा कर आती हूँ। रहनुमा पैर पटकते हुए तहशम अल-तकी की जानी बढ़ी थी। इसका कुछ नहीं हो सकता। तालिया रहनुमा के अंदाज पर हंसती हुई नानू जानी के केबिन का दरवाजा खोली। तालिया की हंसी साकित हुई थी, साथ में वो भी। सामने ही ग्लास वॉल के करीब वो दोनों खड़े थे, बेहद करीब, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। वो नरमी से कुछ कह रहा था। फरहाना की पलकें झुकी थीं, लरज रही थीं। आग या जलन किसे कहते हैं? क्या वो आग जो बज़ाहिर जिस्म को झुलसाती है, या वो आग जो जिस्म को अनदेखी आग से झुलसा देती है? उसका तन बदन भी भड़ भड़ करके जल रहा था, और दिल तो जैसे राख हुआ जा रहा था। नहीं चाहती थी कि दोनों में से कोई भी उसे देखे। वो खामोशी से बेहद धीरे से पलट गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि किसी ने उसे पलटते हुए देख लिया था। तालिया का दिमाग मऊफ हो गया था। वही उस दिन के मनाजिर आंखों के सामने से गुजर रहे थे। वो आज फिर से जलील हो रही थी, बिखर रही थी। उसने आज फिर अपनी जिंदगी के दो कीमती लोगों को खो दिया था। वो न जाने फुटपाथ पर कब तक चलती रही थी। तालिया बाजी, जब भी जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी थी। वो पलटी, सामने ही अफजल खड़ा था, जो नानू जानी का स्पेशल ड्राइवर था। पता नहीं उसने तालिया को कैसे ढूंढा था। चलें बाजी। अफजल कार का पिछला दरवाज़ा खोले खड़ा था, और वो बिखरे वजूद के साथ जैसे सीट पर ढह गई थी। वो मेरे ज़ब्त को हर आन आज़माता रहा। वो मेरे ज़ब्त को हर आन आज़माता रहा। मैं संग-ए-ज़ाद हूँ इसे, मगर ख़बर कब थी? तालिया, ना जाने कितना वक़्त हुआ था कि वो दुनिया जहाँ से नाराज़ कमरे में बंद आँसू बहाने में मसरूफ़ थी, कि रहनुमा की आवाज़ पर उसे होश आया था। तालिया, तुम ठीक तो हो? रहनुमा कमरे की लाइट्स ऑन करते हुए अंदर आई, और तालिया को इस तरह बेड पर ऊँधा पड़े देख बुरी तरह घबराई थी। ठीक हूँ, मुरझाए चेहरे के साथ वो उठ बैठी थी। मुझे तो नहीं लग रही। रहनुमा ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा, जो सुर्ख और सूजा हुआ नजर आ रहा था। ठीक देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद को संभालते उसने रहनुमा को देखा, जो सजी संवरी नजर आ रही थी। गोल्डन कलर के कदमों तक आते स्टाइलिश सी फ्रॉक में, गोल्डन मेकअप और ज्वेलरी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। तुम कहीं जा रही हो? तालिया ने बेसाख्ता पूछा था। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी, रहनुमा ने कहने के साथ ही वार्डरोब खोला था। मैं कहीं नहीं जा रही, तालिया ने साफ मना किया था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बेबी पिंक कलर का खूबसूरत सा बारबी गाउन निकालते हुए कहा। रहनुमा ने हमेशा की तरह दोनों कानों का सही इस्तेमाल किया था, और फिर बाकी में रहनुमा ने कुछ सुनाई नहीं दिया। तालिया की हजार इनकार सलवातें सुन, मिन्नतें कर कुछ भी नहीं, और तालिया को हमेशा की तरह रहनुमा फिरदौस जैसी बहरी के सामने हार मानना पड़ा। बेबी पिंक कलर की खूबसूरत और स्टाइलिश सी ड्रेस में उसका रंग खिल उठा था। पिंक कलर की पत्थरों की इयररिंग्स उसकी गर्दन को छू रहे थे। पिंक मेकअप में वो बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। अपनी बेस्टी पर सो जान से मैं फिदा। रहनुमा फिरदौस का बस नहीं चल रहा था कि तालिया पर कुर्बान हो जाए। तालिया ने रहनुमा को खा जाने वाली नजरों से घूरा था। उफ जालिम, गुस्से में और भी कमाल की लगती हो, रहनुमा ने किसी लोफर के से अंदाज में कहा था, जिस पर तालिया मुस्कुराहट नहीं रोक पाई थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ मॉम की तरह नहीं होती जा रही हो। तालिया के कहने पर रहनुमा ने मुंह बनाकर कहा था। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। रहनुमा ने तालिया की कलाई खींचते हुए कहा था। जाना कहाँ है? तालिया के पूछने पर रहनुमा एक मर्तबा फिर बहरी बन गई थी। तालिया गुस्से से दांत पीसी हुई आगे कुछ कहती कि आखिरी सीढ़ी पर फ्रीज हो गई। हॉल में काफी गहमा गहमी थी, और दूर लॉन तक ये मंजर छाया हुआ था। ये गहमा गहमी देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ खास फंक्शन है। रहनुमा, क्या आज कोई फंक्शन है? तालिया आगे जाती हुई रहनुमा से पूछा था, जिसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रहनुमा फिरदौस। तालिया को रहनुमा के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले ही दिन भर का फ्रस्ट्रेशन, और अब रहनुमा। वो शदीद तैश में भरकर रहनुमा की जानिब तेजी से बढ़ी थी कि उसे रोककर खरी खरी सुनाएगी, मगर जब भी वो किसी से बुरी तरह टकराई थी।
मिस, आपको देखकर चलना आता है या नहीं? इलाफ इस तरह टकराती हुई लड़की को खरी खरी सुना रहा था, जो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए सर झुकाए हुए थी। मुझे तो देखना आता है, मगर शायद तुम्हें नहीं आता। सर झुकाए पेशानी सहलाती हुई तालिया ने जैसे ही इलाफ की आवाज़ सुनी, मजीद तपी। झटके से सर उठाते हुए गुस्से से उसे घूर कर कहते हुए वो आगे बढ़ी थी। इलाफ तालिया का चेहरा देखकर ठटका था। हाँ, शायद तुम्हारे मामले में अंधा बन गया हूँ। आगे जाती हुई तालिया की कलाई पकड़कर दोबारा अपने सामने करते हुए कहा था। हाउ डे यू, झटके से अपनी कलाई छुड़ाते वो गुर्राई थी। इलाफ तालिया के अंदाज पे एक लम्हे के लिए दंग हुआ था। तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी हिम्मत की ज़रूरत ही क्या है? मुझे जो शौहर होने की जो पोजीशन मिली हुई है वही काफ़ी है। तालिया के कान में झुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तालिया का जिस्म इस जुमले पर जैसे झुलस उठा था। तो फिर तुम्हारी ये अकड़ टूटने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस पोजीशन पर रखने वाली नहीं हूँ, और तुम इस लायक हो भी नहीं। इलाफ की आंखों में देखते वो बात तल्खी से बोली थी। एक आग थी जो तालिया की आंखों में भड़बड़ जल रही थी, जो इलाफ को झुलसा गई थी। इलाफ की मुस्कुराहट सिमटी पेशानी पर बल पड़े। इसका मतलब क्या है? ये तुम पूछ रहे हो, जिससे बेहतर कोई जान नहीं सकता। तन से कहती वो आगे बढ़ गई थी। इलाफ की नजरों ने इन गुलाबी लिबास का दूर तक पीछा किया था। उसके माथे पर सोचों की लकीरें उभर आई थी। रहनुमा को किसी ने देखा कि वो कहाँ है? लड़कियों के एक ग्रुप से उसने पूछा था। मैंने उसे आउट हाउस में जाते देखा था। आउट हाउस में वो क्या कर रही है? तालिया ने हैरान होते हुए आउट हाउस का डोर खोला, और डोर खोलने पर नजर आते मंजर ने उसे और हैरान किया था। रहनुमा फिरदौस ड्रेसिंग मिरर के सामने चेयर पर बैठी फरहाना की तैयारी में मदद कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं फरहाना की तैयारी में मदद कर रही हूँ, रहनुमा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। वो तो नजर आ रहा है, तालिया ने जलकर कहा था और गुस्से से फरहाना को देखा। फसाद की जड़ न हो तो। फरहाना के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। फरहाना रहनुमा से दुपट्टे का पल्लू नागवारी से छुड़ाते हुए तालिया से कहा, और तालिया ने फरहाना के रहनुमा के साथ बर्ताव पर रहनुमा को देखकर तंसिया मुस्कुराई थी, जैसे कह रही हो और करो चापलूसी। रहनुमा तालिया को मुस्कुराते देख खुद भी ढिठाई से मुस्कुराई। ढीठों की मलका। तालिया ने रहनुमा को लकब से नवाजा था। शुक्रिया। जैसे रहनुमा फिरदौस ने बड़ी खुशी के साथ कबूल किया था, और तालिया को आंख मारते हुए बाहर निकल गई थी। रहनुमा के बाहर जाने के बाद उसने सवालिया नजरों से फरहाना को देखा, जो उसके सामने आखड़ी हुई थी। मैंने उसे छोड़ दिया। तालिया की आंखों में आंखें डाले वो कह रही थी। किसे छोड़ दिया? इलाफ को। तालिया की सांसें रुकी थीं। खुद को कंपोज करने के लिए उसने आंखें कई लम्हे के लिए बंद करके खोली। तो मैं क्या करूं? तुमने पूछा ही नहीं कि मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। फरहाना को अंदाज कुछ अजीब था। सो फरहाना, अब फिर तुम फिर से कौन सा गेम खेलना चाहती हो? तालिया तल्ख हुई। मैंने उसे इसी की खातिर छोड़ दिया। फरहाना ने जैसे तालिया की कोई बात नहीं सुनी थी। बस बहुत हो गया, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाँ, मगर मैंने भी एक फ़ैसला किया है कि मैं उसे तलाक लूँगी और तुम्हें। तालिया सीने में तड़पते मचलते दिल को नज़रअंदाज किए कह रही थी। उसकी बातों पर जहाँ फरहाना की आंखें हैरत से फैली, वहीं दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ पर वो दोनों खौफ से उछल पड़ी, जिससे तालिया की बात अधूरी रह गई थी। तालिया ने पलट कर देखा, जहाँ दरवाजे के साथ वो लगा खड़ा था। बड़े खतरनाक और जारहाना तेवर थे उसके। क्या उसने सब सुन लिया? तालिया का दिल ना जाने क्यों बेसाख्ता सहमा। फरहाना, तुम्हारा बाहर इंतज़ार हो रहा है। तालिया को बुरी तरह नज़रअंदाज किए वो फरहाना से नरमी से मुखातिब था। फरहाना ने एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। तालिया भी मौका गनीमत जानकर फरहाना के पीछे निकलना चाहती थी कि दरवाज़ा दोबारा खट से बंद हुआ था, और वो सामने दरवाजे से लगा खड़ा तीखे तेवर से घूर रहा था। मुझे बाहर जाना है, थूक निकलते हुए वो बोली थी। ब्लैक लिनन सूट में वो खासा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। कमबख्त जूतों समेत दिल में घुसा जा रहा था। तालिया उस पर से नजरें हटा गई। मेरी जिंदगी को बीच मंदार पर छोड़कर तुम जाना चाहती हो? खतरनाक तेवरों से उसे बाजू से पकड़कर नरमी से दरवाजे से लगाया था। तालिया की सांसें रुकी थीं। तुम शुरू से जालिम और बेहिस थी, मैं जानता था, फिर भी फंस गया। उसके दाएं बाएं दरवाजे पर बाजू टिकाए उसके चेहरे पर झुके कह रहा था, जो उसकी इतनी कुर्बत पर ही बौखला गई थी। वो क्या कह रहा था कुछ समझ नहीं पा रही थी, और तभी उसने धक्का देकर उसे पीछे हटाया था और चाहती थी कि दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकल जाए, मगर उसने हाथ पकड़कर उसे खींचा था। वो सीधा उसके सीने से आ टकराई थी। मेरी बात सुने बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती। बाहों के हिसार से निकलने के लिए मचलती तालिया का चेहरा मज़े से देखते हुए उसने कहा था। तो शराफत से बात करो ना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? शर्माहट और झुल्लाहट के मिले जुले तासरात से उसने कहा था, जिस पर इलाफ ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया था। क्या बात करनी है तुमने? सीने में मौजूद मोम की तरह पिघलते दिल को इग्नोर करते हुए वो सख्ती से उससे पूछ बैठी। भला अपनी कमजोरी वो उस पर कैसे जाहिर कर सकती थी? इलाफ ने
तालिया को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया था और खुद पंजों के बल उसके कदमों के पास बैठा था कि दोनों हाथ तालिया के पैरों को थामे हुए थे। आई एम सॉरी, उसके कदमों में बैठे बेहद पछतावे और मलाल से कह रहा था। तालिया सुनसी हो गई थी। और उस गलती के लिए माफ़ कर दो जो मैंने की है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, माफ़ी के काबिल भी नहीं है, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। वो मगरूर शहजादों जैसा आन बान वाला शख्स निहायत हारे हुए अंदाज में कह रहा था। अब और कौन सा गेम खेलना चाहते हो मेरे साथ? अब और क्या छीनना चाहते हो मुझसे? देखना, देखो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सोफे से उठकर उसे दूर जाते हुए वो कह रही थी। सही कहा, मैंने फरहाना के कहने पर तुम्हारे साथ गेम खेला था। शिकस्ता अंदाज में वो उठकर खड़े होते हुए कह रहा था। फरहाना, जो तुमसे जेलिस थी इन मोहब्बतों की वजह से जो तुम्हें नानू जानी और मामू से मिलती थी, उसका ख्याल था तुम्हारी वजह से इन सब के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। फरहाना कहती थी कि एक आम सी लड़की में इतना घमंड और अकड़ क्यों है। वो तुम्हारा घमंड और अकड़ तोड़ना चाहती थी, और जब उसे पता चला कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो तो वो मुझसे चाहती थी कि मैं दिखावा करूं कि तुम्हें पसंद करता हूं, जिस पर पहले तो मैंने इसे मना कर दिया था, मगर फिर उसकी ज़िद के सामने हार गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और फिर मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया, मगर हमारा प्लान इस वक्त बिगड़ा जब नानू जानी और मॉम ने सरप्राइज के तौर पर हमारा निकाह कर दिया। पता ही नहीं चला था कि कब एक गेम हकीकत बन गया। मोहब्बत का झूठा नाटक करते करते कब मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई। एहसास तो उस दिन हुआ जब तुम मेरे सामने टूटी बिखरी हुई खड़ी थी। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे अंदर कोई तुमसे ज़्यादा टूटा था। और जब मामी ने कहा कि तुम्हें तलाक दे दूं, तो मुझे लगा कि कोई मेरे अंदर चीख कर कह रहा है कि अगर तुमने इस लड़की को छोड़ा तो यही नहीं, तुम भी मर जाओगे। और फिर के बाद तुम बिना किसी को कुछ बताए चली गई। तुम नहीं जानती कि उसके बाद क्या क़यामत बर्पा हुई थी। नानू जानी को हार्ट अटैक आया था और मैं तो शायद अंदर से ही मर गया था। यह ख्याल एक पल चैन नहीं लेने देता था कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी। 2 दिन तक दिन रात की परवाह किए बगैर तुम्हें मैंने पागलों की तरह ढूंढा था, और फिर तीसरे दिन कॉल आया कि तुम आईसीयू में हो, तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, और वो कॉल रहनुमा की थी। मैं वहाँ भागा गया। तुम्हें इस हाल में देखकर दिल जैसे खून हो रहा था। मैं जानता था कि तुम तकलीफ़ में हो, तुम्हें संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सो मैंने आहिना आंटी को कन्विंस किया कि वो तुम्हें इस वक्त अपने पास रखें जब तक तुम संभल नहीं जाती। रहनुमा और आहिना आंटी हर वक्त मेरे कांटेक्ट में थी। फिर तुम्हारा मुझसे सामना हुआ। रहनुमा तुम्हें ऑफिस ले गई, जो कि मेरा प्लान था, तुम्हें बैतुल तकीब में दोबारा वापस लाने के लिए। वो कह रहा था। तालिया हैरतों में गौता जन थी। तो रहनुमा और आहिना आंटी शुरुआत से उसके कांटेक्ट में थी, और इलाव उसने कभी मुझे खोया ही नहीं था। उफ, मुझे लगा था कि तुम अब भी मुझे चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब देखने लगा था, ये भूलकर कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मगर अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो ठीक है। तालिया के सामने खड़ा वो तालिया की आंखों के तासरात पढ़ते हुए कह रहा था, जो उसके हर जुमले पर बदलता गया था। कुछ लम्हे इलाफ ने तालिया के कुछ कहने का इंतज़ार किया था, मगर तालिया साकित थी। तो तुम वाकई में अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ वो कहते हुए जाने के लिए पलटा था। तालिया का दिल तो कब का मोम बनकर पिघल गया था, और अब उसे इस तरह नाउम्मीद और टूटे कदमों से लौटता देख तालिया का दिल भी जैसे उसके कदमों से लिपटा जा रहा था। और अब की बार तालिया अपने दिल को नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। तुम बदल गए, वक्त बदल गया, हाल से बदल, फिर मुस्कुराने की वजह भी बदल गया, मगर रोने की वजह आज भी तुम हो। दरवाजे के हैंडल पर इलाफ का हाथ था, जभी उसके कानों ने तालिया की आवाज़ सुनी थी। वो खुशगवार हैरत से पलटा था। उसकी आंखों में बिखरे दिए जैसे जल उठे थे। वो तालिया की जानिब खींचा गया था, जो आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। तो तुम मुझे माफ़ कर दिया? चंद कदमों के फासले पर रुका वो पूछ रहा था। तुमसे तो ये दिल कभी नाराज़ था ही नहीं। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ाकर बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तालिया की बात पर वो एक मर्तबा फिर अपने लिए शर्मिंदा हुआ, तो जो शायद हमेशा रहना था। क्या तुम मेरे साथ रहोगी मेरे कमरे में? आंखों में जलती रोशनी कंदीलों के साथ वो पूछ रहा था। फरहाना का क्या? तुम्हें लगता था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? वो बस एक अट्रैक्शन था जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठा था, और जो मोहब्बत थी उसे अट्रैक्शन समझकर खो दिया था। और आज फरहाना की शादी है। उस दिन जब तुमने मुझे और फरहाना को नानू के केबिन में देखा था, तो मैं उस वक्त फरहाना को शादी के लिए कन्विंस कर रहा था। ओह, तो इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। थैंक्स टू अल्लाह। वो दिल में अल्लाह का शुक्रगुजार हुई। दिल जैसे हल्का हुआ था। तालिया दरमियान के सारे फासले मिटाकर उसके करीब जाना चाहती थी कि कुछ याद आने पर जैसे ठटक कर रुकी थी। और वो सब क्या था जो तुम मुझसे झगड़ा करते थे? ऑफिस में मेरी बेइज्जती की थी, हाँ? आंखों को छोटा किए उसे घूरते हुए पूछा।
वो सब कुछ नहीं था, बस हल्का सा गुस्सा था जो तुम पर था कि तुम बिना कुछ बताए बुज़दिलों की तरह भाग गई थी। वो तालिया के अंदाज़ पर खुलकर हँसते हुए कह रहा था। वो कोई बुज़दिली नहीं थी। तालिया शर्मिंदगी भरे जो लाड भरे लहजे में बोली, खैर छोड़ो, तुमने क्या पूछा था अभी कुछ देर पहले? साथ रहने के बारे में। लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए वो पूछ रही थी। तालिया के अंदाज पर जैसे वो निसार हुआ था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सवाल मुकम्मल बदलते हुए वो शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। तुम वो हो जिसे दिल ने पहली नज़र में पसंद किया था। तुम दिल की तलब हो, फिर भला मैं मोहब्बत क्यों ना करूं तुमसे? वो दरमियान के सारे फासले मिटाकर उस तक जाकर बोली थी, और तालिया के इस इजहार पर इलाफ ने शिद्दत से उसे खुद से लगाया था। शुक्रिया मुझसे मोहब्बत करने के लिए, वो तालिया को खुद से लगाए बोला। जभी उसका सेल फोन बज उठा। रहनुमा की कॉल है। स्क्रीन को देखते हुए वो बोला, मैं रहनुमा को इस गद्दारी पर सजा दिए बगैर नहीं रहूंगी। वो दोनों लॉन में साथ साथ चल रहे थे जब वो बोली, माफ़ कर दो प्लीज़, उसने वो सब मेरे कहने पर ही किया था, वो भी हमारी भलाई के लिए। इलाफ रहनुमा की जानिब से केस लड़ने लगा। आखिरकार पट ही गई ना इलाफ भाई, मैं ना कहती थी कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ही सामने से रहनुमा ने आते हुए कहा था, और साथ ही तालिया को आंख भी मारी थी, जिस पर तालिया गुस्से में आई थी। भाई की बहन, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। तालिया गुस्से से रहनुमा की जानिब बढ़ी थी, जो तालिया को अपनी जानिब आता देख फ्लाइंग किस करते हुए भाग गई थी। कहाँ जा रही तुम? बड़े दिनों बाद बड़ी मुश्किलों से मिली हो। इलाफ भी तालिया को कलाई से पकड़कर रोक गया था। मैं रहनुमा को सजा दिए बगैर नहीं रहूंगी। तालिया उंगली उठाए बहन के भाई को करने लगी, छोड़ो ना उसे। नहीं। अच्छा ठीक है, क्या सजा दोगी? इलाफ ने हार मानते हुए कहा। रहनुमा की शादी तहशम अलतकी से करके। तालिया ने कहते साथ हाथ से एक जानिब इशारा किया था, जहां तहशम रास्ता रोके कुछ कह रहा था, और रहनुमा गुस्से से लाल नजर आ रही थी। अच्छा, मगर ये तो तहशम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इलाफ हंसकर बोला, हाँ, मगर रहनुमा फिरदौस के लिए तो ये किसी सजा से कम नहीं होगा। तालिया के कहने पर अब की बार दोनों साथी हंसे थे। करीबी चेयर पर बैठे नानू जानी ने यह मंजर देखा और बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी खुशियों के दायम होने की दुआ की। इन्हें हंसते और बात करते वहां मौजूद सब हैरत और खुशगवारियत से देख रहे थे। यहाँ तक कि आसमां भी चमकता हुआ माहे कामिल भी। एक जायज और पाकीज़ा रिश्ते में बंधे दो लोग आज एक हो गए थे। इस पागल लड़की के दिल का तलब करदा शख्स आखिरकार उसे मिल चुका था। इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीती जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी।